नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पेट की सीरीज कर रहे थे। पेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आज ये थर्ड का सेशन है। इसके पहले हम फर्स्ट और सेकंड कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट और सेकंड का वीडियो देख लें, ठीक है। हम आज प्रैक्टिस सेट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसके कंटेंट अच्छे लगते हों और वीडियो अच्छा लगता हो कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार किसका पुत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार का जो जीवन काल देखा जाता है ये 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये मौर्य सम्राट का दूसरा शासक बनता है और इसी का पुत्र था बिंदुसार का ही अशोक, ठीक है। अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का ही पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, तो ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। जो बौद्ध साहित्य था उसका तात्पर्य ही मुख्यतः क्या था, त्रिपिटक था, ठीक है। इस त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। पहला था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक आते हैं, इसे ही त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। जो सूत पिटक था इसमें उपदेश थे, जो भी उपदेश बौद्ध धर्म के संकलित होते थे वो इसी सूत पिटक में संकलित होते थे। इस पिटक की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा, ठीक है। विनय पिटक में आचार्य नियम थे, जो भी भिक्षु भिक्षुओं के आचार नियम का वर्णन था वो विनय पिटक में वर्णन था। और अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध के दर्शन थे, दर्शन से संबंधित जो प्रश्नोत्तर था वो अभिधम्म पिटक में वर्णित था। यही अभिधम्म पिटक का जो क्या नाम है रचना होती है वो होती है तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। किस बौद्ध संगीत में होती है, ये तृतीय बौद्ध संगीत में इसकी रचना होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था गोपाल। ये पाल वंश का प्रथम शासक था। कौन, गोपाल। वह गोपाल बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण कराया था। नालंदा में किसका निर्माण कराया था, एक विहार का निर्माण कराया था। ये लगभग 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन का इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था, तो भारत पर अगर शासन करने की बात, वैसे तो पहली आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, अरबों का आक्रमण आता था। तो लेकिन अगर पहली बार शासन करने की बात होती है तो सबसे पहले अगर शासन किया था तो किया था गुलाम वंश ने। 1206 से इनका शासन स्टार्ट होता है और लगभग 1240 तक जाता है। तो पहली बार जो गुलाम वंश का शासन था वो स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी। तो गुलाम वंश ने भारत पर पहला मुस्लिम राजवंश था जिसने शासन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो शिवाजी महाराज के जो मंत्रिपरिषद थे इन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान के अंतर्गत 8 मंत्री आते थे। इनमें क्या था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये क्या थे, ये शिवाजी के राज्य के प्रशासन में एक सचिवों की भांति कार्य करते थे। ये सचिवों की भांति ये कार्य करते थे। तो शिवाजी के कौन थे मंत्रिपरिषद के, इनको हम कहते थे अष्ट प्रधान कहते थे, ठीक है। पिछली बार के पेट में क्वेश्चन पूछा गया था तो शिवाजी के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे नामदेव।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। ये आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक इन्होंने किए थे इसके 1867 ईस्वी में। कहाँ पे? बम्बई में। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पाकर इन्होंने बम्बई में एक प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में। होता क्या है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के एक काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। और यह घटना ही क्या नाम से? काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, जो कि वर्तमान में इस काकोरी कांड को बदल करके काकोरी षड्यंत्र कह दिया गया। ठीक है, वर्तमान में सरकार ने इसका नाम बदल गया, कहा गया कि काकोरी अब कांड नहीं, काकोरी एक्शन डे होगा। क्या होगा? काकोरी एक्शन डे होगा। इसका नाम अभी सरकार ने बदल दिया है। ठीक है, जो ये काकोरी एक्शन डे था, ये 29 क्रांतिकारी इसमें गिरफ्तार किए गए थे। उसमें कौन थे? मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको इसमें पकड़ा गया था। और इसमें शामिल चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग गए थे, अब फरार हो गए थे काकोरी षड्यंत्र या एक्शन डे से। ठीक है, कब हुआ था ये? 1925 को। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, तब इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा नियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? तो वह था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसमें जो सत्ता होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में स्थानांतरित ले लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ इनमें से किसकी भूमिका थी? स्वराज पार्टी का गठन होता है जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी 5 फरवरी 1922 को होने वाले घटना से बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर उन्होंने 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं तो इनमें जो शामिल लोग होते हैं वो थोड़ा गांधी जी से दुखी होते हैं, और वहीं पे स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में यही पार्टी कांग्रेस के चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस के अंदर ही रह करके काम करने की बात करती है और आगे काम भी करती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? ये हमने अपने पर्यावरण में बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो आप पर्यावरण का वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पाई जाएगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक हो। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे उत्पादकता होने के लिए सर्वाधिक मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है, तो जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी। तो इसमें जो शांत घाटी है ये कहाँ है? ये केरल में पाई जाती है, और केरल में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 से ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ पाई जाएगी? शांत घाटी में पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? वह स्थान कौन सा है? वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इधर से आती हैं, भागीरथी और इधर से आती हैं अलकनंदा, और देवप्रयाग में मिल करके क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो कौन सा ग्रह है? ये ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये झील है लेक सुपीरियर। ये कहाँ पे है? ये झील पड़ती है उत्तरी अमेरिका में पड़ती है एक तरीके से ये झील, लेक सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और सबसे बड़ी झील जो है विश्व की, वो है कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है। और सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? लेक टिटिकामा। ठीक है। ये कहाँ है? ये है लेक टिटिकामा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और दोता बेटा दूसरे नंबर की है चोटी, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है। दक्षिण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उस चोटी का नाम क्या है? तो वो है नीलगिरी। ये भारत का पूर्वी घाट आता है और ये पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है इसको बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है। नीलगिरी में जाकर के मिलते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे प्रस्तावित है? तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो शब्द है ये राजा कृष्ण ने प्रस्तावित किया था। ये 1992-93 के आसपास का एक शब्द था जिसको इन्होंने प्रस्तावित किया था। इसका एक मतलब सीधा से था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी थी, उसकी जो निम्नतम वृद्धि दर थी उसको उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से शब्द से परिभाषित किया था। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? कि अनावश्यक रूप से एक ही जगह पर लोगों का रोजगार के लिए जमावड़ा होना। जैसे एक खेत है लोगों के पास और यहीं पे इस परिवार के 4-5 लोग मिल करके भी काम कर रहे हैं, जबकि जो काम एक लोग कर सकते हैं उसको 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं। इसी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति आती है भारत में 1966 के आसपास, जब भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना रहती है, उस समय आती है हरित क्रांति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो 2022-23 में जो राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो है जीडीपी का 6.4%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो ये जो कार्य हैं ये हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों के जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था की गई उसके जो कार्य थे वो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में वर्णित किया गया है। ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 के आसपास। और भारत में के उत्तर प्रदेश में अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है तो होती है 1996 के आसपास। ठीक है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? अगर सरकार राज्यसभा में पराजित होती है तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सरकार प्रमुख रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आर्टिकल 75 का 3 ये कहता है कि जो सरकार होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसलिए राज्यसभा में पराजित होने पर उपयुक्त में से उस पर कुछ नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो ये कोई आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के पद के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ही। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51
और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें है केंद्र। ठीक है, मूल कर्तव्य की जो बात है ये है भाग 4 का ए। जो मूल कर्तव्य लागू हुआ था भारत में, ये लागू हुआ था 1976 के आसपास स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। यही जब राज्यसभा होगा तो उसकी आयु हो जाएगी 30 वर्ष। लेकिन जब यही पंचायती राज व्यवस्था होगा तो उसकी आयु हो जाएगी 21 वर्ष। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? अगर प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सोडियम के समान गुण होते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो ये कहता था अगर तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। तो जो सोडियम है, सोडियम का जो 8वां तत्व है ये है लिथियम, इसलिए जो सोडियम का गुणधर्म है वो लिथियम के समान होगा। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाता है कैसीन नामक प्रोटीन। ठीक है, गाय का दूध के पीला रंग होने का क्या कारण है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गाय के दूध के पीला रंग होने का क्या कारण है? तो कारण है इसका उसमें पाए जाने वाला कैरोटीन नामक प्रोटीन। ठीक है, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन B1 की कमी से। B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन की कमी से। ठीक है, अब आगे आते हैं हिंदी पे। उत्तरायण का विलोम क्या है? तो उत्तरायण का विलोम हमेशा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का दक्षिणायन। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोसित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिका। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। कुलंकसा जो है ये होती है नदी की पर्यायवाची। किसकी होती है? नदी की। ये यमुना की नहीं है, बाकी सब यमुना की। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो जो प्रयोजन है, प्रयोजन को ही हम नियोजन बोलते हैं। इसका समानार्थी शब्द लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हो सकता है। बहिष्कार संधि विच्छेद कीजिए तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होता है बहिधन कार होता है। बहिधन कार बराबर बहिष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर। कौन सी परियोजना है? रतले जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो वो भारतीय हैं गीता गोपीनाथ। इससे पहले रघुराम राजन को शामिल किया जा चुका है लेकिन हाल ही में शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है असम के जोरहाट में। कहाँ पे? असम के जोरहाट में। ठीक है, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो वो चुना गया है अमिताभ कांत को। नीति आयोग के ये पहले CEO थे, इनको चुना गया है शेरपा। ठीक है,
मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 150वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। और टोटल देश कितने हैं? 180 देशों में कौन सा स्थान है? 150वां स्थान है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड समूह में शामिल नहीं होने वाला देश है न्यूजीलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत क्वाड समूह के हिस्सा है। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो इसका नाम रखा था श्रीलंका ने। किसने रखा था? श्रीलंका ने इसका नाम आसानी रखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है फिलीपींस में। कौन सी ज्वालामुखी है? ताल ज्वालामुखी है, जो क्या नाम है? फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में ये फूटी है। तो फिलीपींस का कौन सा द्वीप है? लुजोन द्वीप है। लुजोन द्वीप पे ये ज्वालामुखी है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा। भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें हम देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, तो सी का पहला, ये दोनों सही हैं। ठीक है। अमजद अली खां सरोद वादक, मतलब ए का दूसरा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा तीसरा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया में चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया मुद्रा इंडोनेशिया की। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। ये किताब किसने जीता? गीतांजलि श्री ने। उनको यह उपन्यास जो इनकी था, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है, इसका नाम था रेत समाधि। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अनुवादित था। तो कौन सा उपन्यास था? रेत समाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसको हराया? लिवरपूल को हरा करके ये खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह को। किसको? शेरशाह मूवी को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। इस वर्ष की जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये इसकी थीम थी। ठीक है। अब 75 से 75 क्वेश्चन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसका जो आंसर है यहाँ से, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किन उद्योगों को? जिनका जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? लघु उद्योग। ठीक है। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य? मशीनों का अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो गांधी जी की जो धारणा थी कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। किसके लिए? कि आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जा सके लोगों को, ये गांधी जी की धारणा थी। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भारत जो है एक छोटा सा देश है और जहाँ पर विशाल जनसंख्या रहती है, तो ये एक विकासशील देश है, तो लघु उद्योग धंधों का महत्व इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यह बहुत से लोगों को काम की उपलब्धता कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, तो प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? प्रश्रय का मतलब होता है संरक्षण देना, हम आपको प्रश्रय दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के लिए आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर दे दीजिएगा। आंसर ए, मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है? मन्ना डे ने रे सुर दिया, श्री राम ने लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा। तो ये जिसका जो सही आंसर है वो है कि यह सच नहीं है कि मन्ना डे ने इसका सुर दिया था। ठीक है, ये सच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। क्या कारण था कि 26 जनवरी का पर्व नहीं मनाया जा सका? तो वो कारण था हजारों युवकों को शहीद होना, ये उमंग न रहने का कारण। ठीक है, हजारों युवकों को शहीद होना। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? रक्षा मंत्रालय को गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करने की सूचना दी गई होगी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या है? विश्वासघात करना। ठीक है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय भीड़ जुटाने के लिए लिया गया। किसके लिए? भीड़ जुटाने के लिए। ठीक है, तो आपके कंप्लीट हो गए सेशन। तो आज का प्रैक्टिस सेट 3 हमने कंप्लीट किया। आप जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अपडेट के लिए बने रहें। धन्यवाद।